वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 25 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले कि हम अपना सेशन स्टार्ट करें, आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। तो चलिए अब देखते हैं अपना पहला आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल जो है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। दैट वाज सक्सेसफुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या? नाम से स्पष्ट है, मिसाइल है। मिसाइल है तो किसी ने बनाई होगी, डेफिनेटली दो लोगों ने मिलकर बनाया है इसको, इंडिया और इजराइल ने। इंडिया की ओर से इसे बनाया है DRDO ने, जबकि इजराइल की ओर से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन रहा। इसे इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। पर्पज़ इसका यही रहता है कि अगर कोई एयरबॉर्न थ्रेट आ रहा है, जैसे कि कोई जेट, मिसाइल या फिर रॉकेट, तो ये उसे बीच में ही मारकर गिरा सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब क्या फीचर्स रहेंगे? देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है मीडियम रेंज। अगर ये मीडियम रेंज का है तो बहुत दूरी तक तो नहीं जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन बहुत कम दूरी भी नहीं होगी। तो मीडियम रेंज का मतलब ये है कि ये 100 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखता है, मार सकता है। इसका जो वेट है वो 2.7 टन का है और ये लगभग 60 केजी का जो पेलोड है वो अपने साथ कैरी कर सकता है। इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट होती है जो डायरेक्टिव देते हैं कि इसे कैसे फायर करना है। मल्टी फंक्शनल रडार होता है जो इसके फायर होने के बाद भी फंक्शन करता रहता है। एक मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है जो इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं फायर करने के लिए। अब इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड है मैक 2। एक मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड इज इक्वल टू 1 मैक। तो अगर मैक 2 है मतलब कि साउंड की स्पीड की दुगनी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसमें मैन्युवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि आप इसे 360 डिग्री पर फायर कर सकते हैं, कहीं भी रोटेट करके। इवन वर्टिकली भी फायर किया जा सकता है। इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप MRSAM के बारे में अब जानकारी समझ चुके हैं। हमारा अगला आर्टिकल शाहीन 9 के बारे में है। अब ये शाहीन 9 है क्या? ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अगर ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है तो किसके किसके बीच में है? ये जो चाइनीज एयरफोर्स है और पाकिस्तानी एयरफोर्स है उनके बीच की एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज न्यूज में इसलिए रही बिकॉज चाइना ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस चल रही हैं और इन बिटवीन ये एक्सरसाइज चल रही है। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया को इस एक्सरसाइज को ऑब्जेक्टिवली लेना चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या इंडिया ने इस एक्सरसाइज पर कोई आपत्ति जताई? बिल्कुल नहीं। दो देश आपस में एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें हमें भला कोई आपत्ति क्यों होगी? एक्चुअली में मीडिया हाउसेस ने जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे सवाल पूछा था कि क्या ये एक्सरसाइज इंडिया को टारगेट करके कंडक्ट की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल है, पहले से होती आ रही है, इंडिया को भी इसे ऑब्जेक्टिवली ही लेना चाहिए। जस्ट इसी वजह से ये न्यूज में आ गया। शाहीन 9 या ईगल 9 एक्सरसाइज भी इसे कहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स इसे कंडक्ट करती हैं। ये सीरीज में 9वीं एक्सरसाइज है। 2011 से शुरू हो गई थी। एक बार पाकिस्तान में, एक बार चाइना में होती है। पहली बार पाकिस्तान में हुई थी। और कौन सी एक्सरसाइज है जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में होती है? उनकी नेवल एक्सरसाइज है जिसे सी गार्जियंस बोलते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे हैंड इन हैंड नाम दिया गया है। ये दोनों देशों की आर्मीज बीच में कंडक्ट करती हैं। तो ये तो हो गई बात मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। हमारा अगला आर्टिकल 100% FDI इन DTH सर्विसेज के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज करते हुए डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में 100% FDI को अलाउ कर दिया है। अब सबसे पहले तो FDI क्या होता है? किसी भी इंडियन कंपनी में अगर कोई फॉरेन कंपनी शेयर्स परचेज करता है तो ये एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब अगर ये शेयर्स 10% से कम है तो उन्हें FPI कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वोलाटाइल होते हैं क्योंकि शेयर्स कम हैं। वो कंपनी जब भी यहां पर देखेगी शेयर्स के दाम बढ़ गए हैं तो वो पैसा लेकर बाहर भी जा सकती है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कंपैरेटिवली लिबरल होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी, किसी इंडियन कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी 10% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर ले इन्वेस्टमेंट करके, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को FDI कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं और इससे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लंबे समय तक रुका रहता है।
अब 100% एफडीआई अगर आ रहा है डीटीएच सर्विसेज को लेकर, तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। अब डीटीएच सर्विसेज होती क्या है? देखिए, हमारे घरों में सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से हम कई तरीके के न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स देखते हैं। अब इन चैनल्स को हम तक ले आने के लिए कुछ कंपनीज वर्क करती हैं। जो इमीडिएटिंग कंपनीज होती हैं, जो इन चैनल्स को हम तक लेकर आती हैं, उन्हें ही डीटीएच कंपनीज कहा जाता है, या उनकी जो सर्विसेज हैं उन्हें डायरेक्ट टू होम सर्विस कहा जाता है। कई सारी पॉपुलर कंपनीज का नाम आपने सुना होगा, टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल एक्सट्रीम। ये सभी इमीडिएटर्स हैं जो इन चैनल्स को हम तक पहुंचाते हैं, तो वो ये सर्विसेज देते हैं। अभी तक इस सेक्टर में महज 49% का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अब बढ़कर ये 100% हो गया है। लाइसेंसिंग में भी बदलाव किया गया है। अब जो लाइसेंस डीटीएच सर्विसेज ग्रांट करने के लिए दिया जाएगा वो 20 सालों के लिए होगा। पहले ये केवल 10 सालों के लिए हुआ करता था। अब जो रिन्यूअल किया जाएगा वो 10 सालों के लिए होगा। तो काफ़ी अच्छे बदलाव किए गए हैं। लाइसेंस फीस को भी घटा के जो उनका ग्रॉस रेवेन्यू था उसका 10% लाइसेंस फीस हुआ करती थी, उसे घटाकर 8% कर दिया गया है। पहले एक साल में एक बार ये वसूला जाता था, अब इसे क्वार्टरली बेसिस पर लिया जाएगा, तो थोड़ी ईज हो जाएगी। ये भी अनुमति दे दी गई है कि जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं वो आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये कोई एरिया है, यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम अपनी सर्विसेज देना चाहता है लेकिन उनका इंफ्रा नहीं है, लेकिन डीटीएच का जो डिश टीवी है उसका इंफ्रा यहाँ पर अवेलेबल है, या टाटा स्काई का इंफ्रा यहाँ पर अवेलेबल है, तो उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि आप अपना इंफ्रा हमारे साथ शेयर कर लीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे, आप हमारी भी सर्विसेज यहाँ पर ग्रांट करवा दीजिए। तो इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया जा सकता है। देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के बारे में है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हमारे पास भी कुछ अधिकार होंगे। इस संबंध में अभी ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए गए हैं, अभी कानून बना नहीं है, इट्स जस्ट ड्राफ्ट या प्रपोजल कह लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के राइट्स को आधार बनाकर इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 जारी किया। अब इसमें उद्देश्य ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें एम्पावर किया जाए, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, ताकि उन्हें कंटिन्यूअस, क्वालिटी और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिले। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इन रूल्स को फ्रेम किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 176 का इस्तेमाल करके। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट में आता है। 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकारें, और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है। प्रोविजंस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ प्रोविजंस हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे। जिस भी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को मांगा जा रहा है एक कंज्यूमर के द्वारा, जो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, वहां पर उन्हें वो सप्लाई देनी होगी कंज्यूमर्स की ओर से, कि उनके पास ये राइट होगा कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज क्लेम करें। मीटरिंग, जब भी कोई कनेक्शन दिया जाएगा तो मीटर जरूर से इंस्टॉल किया जाएगा। स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर हो सकता है या प्री पेमेंट मीटर हो सकता है, जिसमें आप पहले अपने मीटर को रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस करते हैं। अगर यहाँ पर सर्विस देने में इनएफिशिएंसी आती है, लाइक वो 2 महीने से ज़्यादा समय तक जो बिजली का बिल है वो नहीं भेजते हैं, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज क्लेम नहीं किया जा सकता कंपनीज के द्वारा कंज्यूमर से, बिकॉज ये उनका डिले है। एट द सेम टाइम कुछ रिबेट भी मिलेगा, मतलब इन कंपनीज को डिले के लिए कंपनसेट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जो नया कनेक्शन होगा उसे ऑन टाइम देना पड़ेगा। मतलब रूरल एरियाज में 30 दिन का समय दिया गया है, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ 7 दिन का, और जो म्यूनिसिपल एरियाज हैं वहाँ 15 दिन का। इतने समय में कनेक्शन कंपल्सरी देना होगा। बिलिंग और पेमेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाएगा और पहले से पेमेंट देने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि अगर 1000 से कम का बिल है तो ऑप्शन है, आप कैश में दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेमेंट 1000 से ज़्यादा का है तो कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता, केवल ऑनलाइन ही पे करना होगा। रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई को भी इंश्योर किया जाएगा। 24/7 पावर सप्लाई सभी कंज्यूमर्स को इंश्योर किया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कुछ लोअर आवर्स कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कहीं पर अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई कुटीर उद्योग है, यहाँ पर तो आपको कंटिन्यूस सप्लाई देनी ही पड़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में यह है कि अगर आपने थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन किया भी है तो मैनेज हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ी बहुत कटौती की जा सकेगी।
कंपनसेशन मैकेनिज्म ये है कि ऑटोमेटिक कंपनसेशन दे दिया जाएगा अगर परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड गिरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने 2 महीने तक बिजली का बिल नहीं दिया तो 5% तक का रिबेट मिल सकता है। जिनको बिजली का बिल पे करना है उन्हें, ये उनके लिए पनिशमेंट होगी कंपनीज के लिए। कंज्यूमर एंड प्रोज्यूमर, कंज्यूमर तो आप समझते हैं जो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। प्रोज्यूमर का मतलब क्या होता है? प्रोज्यूमर 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कंज्यूम भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ऐसा कौन हो सकता है जो प्रोड्यूस भी करता हो, कंज्यूम भी करता हो? कई सारे लोग अपनी छतों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है तो इसे पावर ग्रिड से जोड़ के रखा जाता है। अगर ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ी तो ये पावर यहां से ले लेता है, और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर जो जनरेट कर रहा है वो बढ़ गई है तो वो इस ग्रिड को दे भी देता है। तो इससे एक बैलेंस बन जाता है। वो कई बार एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेते हैं इससे बिजली जनरेट करके। तो वो एक और तो कंज्यूमर है क्योंकि बिजली कंज्यूम भी कर रहे हैं, और वो प्रोड्यूसर भी हैं, इसीलिए उन्हें प्रोज्यूमर कहा जाता है। तो जो प्रोज्यूमर हैं उनके राइट्स कंज्यूमर के जितने हैं उतने तो रहेंगे ही। यहां पर उनके पास ये अधिकार रहेगा कि वो खुद से या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर से ये फोटोवोल्टिक सिस्टम वगैरह अपनी छतों पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। कॉल सेंटर होगा 24/7 का जो लोगों के ग्रीवांसेस को रिड्रेस करेगा। एक कंज्यूमर ग्रीवांस रीड्रेसल फोरम होगा जो कि लोगों के ग्रीवांसेस को एड्रेस करेगा। गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट में तो 45 डेज का टाइम भी स्पेसिफाई किया है, हालांकि ये जो लाइसेंसी हैं ये टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में है। अभी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का ये प्रोजेक्ट साइन किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के एरियाज में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स डेवलप करने के लिए। इसके तहत 783 किलोमीटर लंबा जो हाईवे है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में लगाया जा सकता है, जहां पर कोशिश ये की जाएगी कि लोकल और मार्जिनल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, जो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, या फिर किसी भी ऐसे बायो इंजीनियरिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाए जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम लॉस हो। कौन से स्टेट कवर होंगे? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट इसमें कवर होंगे। की फीचर क्या रहेंगे? जेंडर रिलेटेड इश्यूज का भी इसमें ध्यान रखा गया है। मतलब कोशिश ये की जाएगी कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, या जो वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनसे कहा जाएगा कि आप कुछ ऐसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज वगैरह को डेवलप करो जिसका इस्तेमाल हाईवे कॉरिडोर्स में किया जा सके, हम उसे परचेज करेंगे क्योंकि हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी कोशिश की जाएगी कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे भी सही किया जाए, नए पॉमेंट्स वगैरह बनाए जाएँ, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, बाईपास वगैरह क्रिएट किया जाए। इसका उद्देश्य रहेगा कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो। ये जो लोन दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो 18.5 ईयर्स के लिए है, 18.5 साल के लिए है, 5 साल का ग्रेस पीरियड भी है, मतलब डिले होता है तो चल जाएगा। ये लोन वर्ल्ड बैंक की ओर से IBRD दे रहा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब वर्ल्ड बैंक की ओर से कोई लोन दे रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक में 5 शाखाएं हैं, 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक। तो एक तो यही हो गया IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 1944 में बना था, यूएसए के वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, लैंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, ये लोन वगैरह देता है। इसके अलावा जो 4 और हैं उसमें दूसरा है IDA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चौथा है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और पांचवा है ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो IBRD है वो इन सभी के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक को बनाता है। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो मॉक एग के बारे में है। क्या आप कभी किसी ऐसी डिबेट में रहे हैं जहां पर इस बात पर चर्चा चल रही हो कि जो एग है वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? मैं एक बार ऐसी डिबेट में था जहां पर कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि अंडा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। ऑल्दो आई वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे साथियों ने काफी जोर देकर कहा कि नहीं, आप भी कुछ कहिए कि जो अंडा है वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है। मैंने कहा कि अंडा फलाहारी है, आप उसे व्रत में खा सकते हैं। Obviously that was a kind of ironical statement, but everyone smiled and that debate ended there on this simple statement. एक स्टेटमेंट पे वो डिबेट वहां पे खत्म हो गई एक स्माइल के साथ। लेकिन अभी जो अंडा है वो शाकाहारी हो सकता है, कैसे हो सकता है? यही न्यूज आई है। IIT दिल्ली ने एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट जीता है, इनोवेट 4 SDG इस कॉन्टेस्ट का नाम था। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक्सेलरेटर लैब इंडिया के द्वारा, जिसमें कहा गया था इन्होंने एक प्लांट बेस्ड मॉक एग बनाया। मॉक एग मतलब जो
एग तो नहीं है लेकिन एग जैसा है। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, यूपीएससी के लिए मॉक टेस्ट देते हैं, तो वो यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं होता बट वैसा ही होता है। वैसे ही मॉक एग, वो एग तो नहीं है लेकिन एग जैसा ही है। देखिए, इसे बनाने के लिए सिंपली प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। जो क्रॉप्स होती हैं उनमें से प्रोटीन डिराइव करके इस एग को बना दिया जाएगा। ये ना केवल एग जैसा दिखेगा, एग जैसा इसका टेस्ट होगा, बल्कि जो इसकी न्यूट्रिशनल कैपेबिलिटीज हैं वो भी एग जितनी ही होंगी जितनी पोल्ट्री एग की होती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और वेजिटेरियन हैं वो एग कंज्यूम नहीं करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फायदा हो जाएगा, बिकॉज इस एग को खाकर वो वेजिटेरियन भी रहेंगे और जो एग की न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो भी उनको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन और क्लीन प्रोटीन की प्रॉब्लम है इंडिया में, उसे एड्रेस करने में मदद मिलेगी। और जो हमारा SDG 2 एंड 3 है उसके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा, जिसमें जीरो हंगर और गुड हेल्थ एंड वेलबींग का टारगेट रखा गया है। ट्रू फॉल्स पे जाएंगे, इसके पहले इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स बैच के बारे में है। 5 दिनों बाद ये बैच आपके सामने आ जाएगी 1 जनवरी को। इसमें 500 घंटों का लेक्चर है, सीसैट कवर्ड है, स्टडी मटेरियल और कुछ इंपॉर्टेंट अदर टॉपिक्स पर भी डिस्कशन इन्वॉल्व है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है इंडियन आर्मी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020, कंज्यूमर्स के पास राइट होगा कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ले सकते हैं। साहीन 9 मिलिट्री एक्सरसाइज है रशिया और पाकिस्तान के बीच में। मॉक एग, इसे डेवलप किया गया है सिंपल फार्म बेस्ड क्रॉप प्रोटीन से, साइंटिस्ट जो IIT दिल्ली के हैं उनकी टीम के द्वारा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है।